हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स बाहर आए हैं इसको देखेंगे, क्योंकि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, जब आजादी मिली थी तब से ही इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है इंडियन ओशन में। पर विद टाइम जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूरोप हो, और चाइना के बारे में तो सभी जान रहे हैं, इंडियन ओशन में जो भारत की प्रेजेंस है उसको चैलेंज किया जा रहा है, एंड स्पेशली फ्रॉम चाइना। चाइना का ऑब्जेक्टिव यह है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन में जो देश हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उसमें किसी तरीके से चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा सके, ताकि इंडिया के प्रेजेंस को काउंटर किया जा सके इंडियन ओशन के रीजन में। इस वजह से ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्योंकि अगर हम बात करें कि हमें चाइना के एग्रेशन को अगर रोकना है या उसे काउंटर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इंडिया का प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, इसे बनाए रखने की जरूरत है, और बनाए रखने के साथ साथ मजबूती से इस प्रेजेंस को बढ़ाना है। तो इस वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर आउटकम है वो है कनेक्टिविटी को लेकर। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कनेक्टिविटी का जो इशू है उस पर बात करी। साउथ ईस्ट एशिया से किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, स्पेशली फ्रॉम आसियान रीजन। फिर सेंट्रल एशिया में, ठीक है, गल्फ कंट्रीज से किस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, इन सभी मुद्दों पे बात की गई। क्योंकि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे सेंट्रल एशिया में, चाहे आपका गल्फ नेशन में, कनेक्टिविटी के प्लान तो या पॉलिसीज जो है वो तो प्रिपेयर है, पर इस प्लान के इंप्लीमेंटेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। इसी वजह से ये सारा जो कनेक्टिविटी का मुद्दा है इसमें इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज पे भी बात करी गई है, काउंटर टेररिज्म पे भी बात की गई है, किस तरीके से जो मिलिटराइजेशन है जो इस रीजन में हो रहा है, इन सारे मुद्दों पे बात की गई है। इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम क्या है, क्योंकि आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट पीएसएस, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स हो। तो थीम ये है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसको या तो भाई नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको थीम को या तो नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस तरह से थीम बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। और इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है उसके थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सभी कॉन्फ्रेंस या सभी समिट्स के थीम को समझना है, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जो इंपॉर्टेंट समिट्स है, जहां पे इंडिया के लिए वो समिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके थीम्स पे आप नजर डाल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। तो हम देखेंगे कि मेजर हाइलाइट्स क्या है इस कॉन्फ्रेंस के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो कनेक्टिविटी के मुद्दे पे इस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है, ठीक है, कनेक्टिविटी के मुद्दे में बात हुई है। कनेक्टिविटी भारत की अगर हम बात करें तो भारत से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है आसियान नेशन से, ठीक है, आसियान नेशन। फिर आपका सेंट्रल एशिया। अब अगर हम बात करें आसियान रीजन से कनेक्टिविटी बढ़ाने की, अब देखिए अगर हम बात करते हैं आसियान रीजन, ये मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, ये मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसमें कुछ ऐसे देश हैं जहां पे चाइना से कुछ ना कुछ टसल चल रही है। तो इस वजह से आसियान नेशंस के जो रिलेशंस इंडिया से वो इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। इस वजह से जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है आसियान रीजन में वो काफी ज्यादा बड़ी है, और इस वजह से इंडिया इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहता है। इस वजह से कई सारे कनेक्टिविटी के जो प्लान्स हैं या जो कनेक्टिविटी की पॉलिसीज हैं ये इंप्लीमेंट करी गई है। पर दिक्कत ये है कि इन कनेक्टिविटी प्लान को, ठीक है, इन कनेक्टिविटी प्लान्स को पूरा करने में जो इंप्लीमेंटेशन है, भाई आपने कोई पॉलिसी बना दी, आपने टाइम टेबल बना दिया कि आपको पढ़ना है, ठीक है, आपने बढ़िया सा टाइम टेबल बनाया, ब्रूटल टाइम टेबल बनाया, ठीक है, कि आप 6 बजे उठ जाएंगे, फिर आप 7 से 8 पढ़ेंगे, फिर इस तरह करके आपने 10-12 घंटे का टाइम टेबल बना दिया। पर आप अगले दिन सुबह उठी, 6 बजे का अलार्म बजा, आपने कहा अरे यार कल से फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आपने
प्रिपरेशन करी पर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो। सेम गोस फॉर कि यहां पे कनेक्टिविटी की पॉलिसीज तो बनी हुई है पर वो इंप्लीमेंटेशन नहीं आ रही है। इसी वजह से इस इंप्लीमेंटेशन में जो जो चैलेंजेस है वो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वही किया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें लैंड रूट की, ठीक है, लैंड रूट से स्पेशली फ्रॉम आसियान रीजन, तो कई सारे जो पॉलिसीज हैं, कई सारी जो प्लान्स है वो आपके इनहेंस किए गए हैं, ठीक है, वो बनाए गए हैं पर वो इंप्लीमेंट नहीं हुए। जैसे आपका इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है, ये आपकी रोड कनेक्टिविटी प्लान है, ठीक है, रोड कनेक्टिविटी प्लान है पर ये अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसी वजह से देखिए म्यांमार की अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें म्यांमार में अभी क्या है, म्यांमार में आर्मी रूल है, ठीक है, मिलिट्री रूल है। यूएसए हो, यूरोप हो, वो भारत को प्रेशराइज करते हैं कि आपके पड़ोसी मुल्क में, ठीक है, आपका पड़ोसी मुल्क म्यांमार, यहां पे एट्रोसिटीज हो रही है, यहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि म्यांमार को क्रिटिसाइज करे। पर इंडिया जो है अभी तक, जब से मिलिट्री जनता यहां पे लगा है, शायद फरवरी 2021 से यहां पे मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हुआ है, तब से खुल के क्रिटिसिज्म नहीं किया गया है और बल्कि एब्सटेन, कई बार जितनी बार भी वोटिंग आई है इंडिया ने, भारत ने एब्सटेन किया है। अब उसका रीजन यह है कि म्यांमार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो म्यांमार लैंड रूट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अगर साउथ ईस्ट एशिया या आसियान रीजन की बात करते हैं। उसी के साथ साथ इंडिया में अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो वहां पे इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए भी म्यांमार का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस वजह से म्यांमार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो अगर आपसे यह सवाल बन रहा है कि वेस्टर्न नेशंस, ठीक है, स्पेशली यूएसए एंड फ्रांस और यूरोप, ये सभी देश जो है वो भारत पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप म्यांमार की क्रिटिसिज्म करो, पर भारत क्यों नहीं कर रहा, तो ये एक सिंपल सा आंसर है। एक तो अगर हम म्यांमार की बात करें तो ये गेटवे प्रोवाइड करता है कि भारत और आसियान रीजन या साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्टिविटी बन सकती है, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए भी म्यांमार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर म्यांमार और चाइना के बीच में रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको म्यांमार में एक सेफ हेवन या सेफ बेड प्रोवाइड किया जा सकता है, और यह भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। इस वजह से जब भी कोई भी यूनाइटेड नेशन की बॉडी में म्यांमार को लेकर वोटिंग होती है तो भारत मोस्टली जो है वो एब्सटेन ही करता है, ना ही वो यस करता है ना ही वो नो करता है। तो ये पहली कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, पहली साउथ ईस्ट एशियन पे बात करी हमने। फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लैंड कनेक्शन विद साउथ ईस्ट एशिया से बात करेगी। साथ ही साथ इसी कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा सकती है गल्फ नेशन और सेंट्रल एशिया के साथ। अब देखो सेंट्रल एशिया को हम समझें, ठीक है, सेंट्रल एशिया में आपके 5 देश आते हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया में मोटे मोटे आपके 5 देश आते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे होते, ठीक है, सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस होते तो आराम से भारत विया पाकिस्तान लैंड रूट आप अपना एशिया, सेंट्रल एशिया के मार्केट पे, सेंट्रल एशिया की मार्केट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकता है। फिर वहां से सेंट्रल एशिया से यूरोप का गेटवे भी ओपन हो जाता। पर भाई अगर ये तो अच्छा सपना है कि इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसी वजह से ये जो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं है, इस वजह से इंडिया ने सेंट्रल एशिया में अपनी कनेक्टिविटी बनाने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करके ये चाबहार पोर्ट और इस तरह की जो प्लान्स है इसको फिर इसका जो है फिर पॉलिसी बनाई। पर इशू ये आ रहा है कि ये सभी जो कनेक्टिविटी रूट्स हैं इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। कभी ईरान की साइड से टाइम लग रहा है, कहीं इंडिया की साइड से टाइम लग रहा है। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं कनेक्टिविटी को लेकर, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बनती है, अगर हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बनती है तो एक तो सेंट्रल एशिया में आपके मिनरल डिपॉजिट्स हैं, वहां पे इंडिया उनको यूटिलाइज कर सकता है। साथ ही साथ विया सेंट्रल एशिया यूरोप का भी गेटवे खुल जाएगा, ठीक है, यूरोप का भी गेटवे खुल जाएगा। और जब ट्रैवल टाइम लेस लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट्स जो हैं हम इजीली कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आ सकते हैं। तो इस वजह से जो कनेक्टिविटी का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आपका निकल के सामने आया। और कनेक्टिविटी मैंने आपको साउथ ईस्ट एशिया के संबंध में भी बता दी और साथ ही साथ सेंट्रल एशिया और गल्फ
ठीक है, गल्फ नेशंस में भी किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, और जो कनेक्टिविटी के जो प्लान्स हैं वो पॉलिसीज बन गई हैं, पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनके इंप्लीमेंटेशन में, इस पे भी चर्चा की गई है, इस पे भी बातें की गई हैं। दूसरा अगर हम मेजर आउटकम्स की बात करें तो वो है आपका लीगल ऑब्लिगेशन और अग्रीमेंट्स को होल्ड करना, ठीक है, इनको अपहोल्ड करना। क्या होता है कि लीगल एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है, जैसे चाबहार पोर्ट एग्जांपल के तौर पे आपका चाबहार पोर्ट, अब चाबहार पोर्ट पे भारत और ईरान के बीच में अग्रीमेंट हो गया है, पर ये जो अग्रीमेंट है ना, इसमें जो टर्म्स हैं, क्या होता है कभी कभी उस टर्म्स पे ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं, ठीक है, उस टर्म्स पे ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं, यूनिलैटरली डिसीजंस चेंज कर देते हैं समय के साथ। तो इस वजह से इस पे भी बात करी गई है कि जो अगर अग्रीमेंट हो रहा है उस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस ऑब्लिगेशन, उस लीगल अग्रीमेंट को ऑब्लाइज करें और अपहोल्ड करें। फिर साथ ही साथ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट और डेप्ट पे भी बात करी गई। अब ये सीधा सीधा चाइना पे, ठीक है, ये सीधा सीधा चाइना को काउंटर करने की बात की जा रही है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है भाई, चाइना क्या करता है, चाइना प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाता है दूसरे देशों में, जैसे श्रीलंका पे, ठीक है, श्रीलंका पे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाए गए जिसका रिजल्ट डेफिनेट था कि वो प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर होगा, वो जो प्रोजेक्ट होगा वो फेलियर होगा। अब चाइना ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, अब वो जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट बन गया, सपोज करते हैं हम्बन टोटा पोर्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बन गया, पर अब ये जो प्रोजेक्ट बना है ये लॉस मेकिंग है, ठीक है, इससे कोई पैसा तो आ नहीं रहा है। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट है, जब उनको पैसा ही नहीं इस प्रोजेक्ट से आएगा तो वो वापस चाइना को कैसे करेंगे, और इसी बेसिस पे चाइना क्या करता है, जो प्रोजेक्ट है, जो पोर्ट है, ठीक है, उस पे फिर अपना वो लीज पे ले लेता है कि भाई आप पैसा तो वापस कर नहीं पा रहे हो, तो हम आपका जो पोर्ट है या जो भी हमने प्रोजेक्ट आपके देश में बनाए हैं वो अब हम 100 साल या 50 साल इसकी उसको हम लीज पे ले लेंगे, क्योंकि आप कर्जे नहीं चुका पा रहे हो। तो इस वजह से सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाने चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिससे रिटर्न्स आ सके, ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जिस सरकार ने पैसा ले लिया है और वो प्रोजेक्ट्स जो है वो अब प्रॉफिट नहीं रिटर्न कर रहे हैं, और उसके बाद उस देश को भी प्रॉब्लम, और फिर चाइना भी जो है उस पर्टिकुलर देश में कोई एरिया को हिस्सा को अपने अंडर ले सकता है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट लेंडिंग प्रैक्टिस से बात की गई। अब ये भी आपका चाइना को ही पॉइंट आउट कर रहा है। क्यों कर रहा है समझो, चाइना जितने भी देश को फंड करता है, सपोज करो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, इवन म्यांमार हो गया, ठीक है, अब इनसे जो डीलिंग्स होती है, ठीक है, सपोज करो चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया सीपेक के लिए, ठीक है, चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया सीपेक के लिए। अब सीपेक के लिए जितना भी पैसा दिया है, ठीक है, वो उधार दिया है, ठीक है, उधार दिया है, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, चाइना चैरिटी नहीं कर रहा है। अब जो उधार, अब आप किसी को उधार दे रहे हो तो कोई इंटरेस्ट रेट होता ना, चाइना क्या करता है, चाइना जिस सरकार को, ठीक है, जिस देश को पैसा दे रहा है, सपोज करो पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, तो इनके बीच में जो इंटरेस्ट रेट तय होता है ये पब्लिकली नहीं बताया जाता। हो सकता है वो 8% भी हो सके, 10% भी हो सके, क्योंकि अगर हम बात करें आईएमएफ, क्वेश्चन ये आता है कि जो देश हैं, जो छोटे देश हैं, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बदले चाइना से क्यों पैसा लेते हैं। इसका भाई रीजन है, रीजन ये है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बहुत सारे कंडीशंस रखते हैं, ठीक है, कि अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो फिर आपको अपनी इकोनॉमी में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, इस तरह के चेंजेस लाने पड़ेंगे, सब्सिडीज हटानी होगी, ठीक है, प्रोजेक्ट पेट्रोल के दाम बढ़ाने होंगे, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का वो कम होता है। पर इतनी सारी कंडीशंस जो है वो कई देश की जो सरकार है वो नहीं चाहती, इस वजह से वो चाइना के पास चली जाती। चाइना कहते हैं कि हमको कोई कंडीशन नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, पर भाई हम आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेंगे, हो सकता है हम आपसे 6% ले, हो सकता है हम आपसे 10% ले, तो कोई कंडीशन नहीं लगाई है और पैसा दे दिया। तो बहुत से देश क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इतनी ज्यादा कंडीशंस रखा है कि हो सकता है अगर हम इनसे पैसा लें और वो कंडीशन फिर इंप्लीमेंट करें तो शायद हमारे देश में जब इलेक्शंस होंगे हम हार जाएंगे। तो इस डर के मारे इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बाईपास करने के बजाय लोग चाइना के पास चले जाते हैं, और चाइना कहता है कि हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए भाई, आपको लोन चाहिए, हम आपको लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हम डिसाइड करेंगे, और इंटरेस्ट रेट ऐसा होगा कि वो पब्लिक भी नहीं होगा, ठीक है, पब्लिक भी नहीं पता चलेगी। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में ये भी आउटकम आया कि भाई जो भी लेंडिंग प्रैक्टिसेस हो रही है ये ट्रांसपेरेंट हो, सबको पता चले कि कितना, किस बेसिस पे, क्या इंटरेस्ट पे आप जो लेंड कर रहे हो वो आप एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी बात करी गई है।
ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बात की गई है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये किसी एक सिंगल डोमिनेंस पे नहीं हो सकता, यानी कि चाइना पे इस पे भी काउंटर किया गया है। ठीक है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपना हर रीजन, ग्लोब में जितने भी रीजन है वहां पे अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, चाहे इंडियन ओशन की बात कर लो, चाहे साउथ चाइना सी की बात कर लो, कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस जो है वो सेटअप करना चाह रहा है। और इसी मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में ये आउटकम आया है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम सबको मिलके किसी कोई अगर एक ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा देश है जो अपना अकेले का डोमिनेंस जो है वो सेटअप करना चाह रहा है, तो हमें इसे रोकना चाहिए। साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्शंस पे भी बात करी गई है और काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स पे भी बात करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडियन ओशन में कई ऐसे आइलैंड कंट्रीज हैं जो सी लेवल राइज के खतरे में, ठीक है, जो सी लेवल राइज के खतरे में है, और इंडिया अपना प्रेजेंस, ठीक है, इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस चाहता है कि बने रहे और बढ़ते रहे। तो ऑब्वियसली बात है ऐसे जो छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनकी आवाज को ऊपर के स्टेजेस में रखना होगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, ठीक है, चाहे वो जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं ग्लोबली। भारत ये बता सकता है कि इंडियन ओशन में ऐसे भी देश हैं जो सी लेवल राइज के खतरे पे बिल्कुल आ चुके हैं। तो इन सारी चीजों पे भी डिस्कशन किया गया है। अब ये तो मेजर आउटकम्स आ गया, ठीक है, मेजर आउटकम पे हमने बात कर ली। अब ये मुद्दा है कि चैलेंजेस क्या क्या है भारत के लिए इंडियन ओशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। अगर हम इंडियन ओशन में बात करें तो यहां पर अपनी प्रेजेंस के लिए यूएसए भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, यूरोप के कई देश इंटरेस्टेड है और चाइना तो है ही। तो एक ग्लोबल कंपटीशन लगा हुआ है, ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन लगा हुआ है स्पेशली फ्रॉम चाइना, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम चाइना। और चाइना की एक पॉलिसी है जिसका आपने नाम सुना होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जितने भी इंडियन ओशंस में, ठीक है, इंडियन ओशन के आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट देश में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां पे चाइना अपना प्रेजेंस जो है सेटअप कर ले। चाहे वो थाईलैंड की बात कर लो, चाहे वो श्रीलंका की बात कर लो, चाहे वो मालदीव्स की बात कर लो, चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लो। तो इस तरह का एक सर्कल बनाना चाहता है चाइना, सर्कल बनाना चाहता है चाइना, जिससे इंडिया की जो प्रेजेंस है, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो पूरी तरीके से काउंटर की जा सके। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए भारत को जरूरी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं, चाहे वो थाईलैंड हो गया हो, चाहे वो मालदीव्स हो गया हो, चाहे वो श्रीलंका हो गया हो, इनसे कोर्डियल रिलेशंस बना के रखे जाएं, स्पेशली आपका श्रीलंका और मालदीव्स के साथ, ठीक है। अभी इस देश में क्या होता है, इन देश में इशू ये है कि जब भी इलेक्शन होता है और जब सरकार बदलती है तो कभी प्रो चाइना सरकार आ जाती है, कभी एंटी चाइना सरकार आ जाती है। तो 5 सालों के लिए मालदीव्स और इंडिया के अभी जो प्रेजेंट रिलेशंस है वो अच्छे हैं, पर अब मालदीव्स में इलेक्शन ड्यू है, और अगर इलेक्शन का रिजल्ट आया और पार्टी चेंज हो गई, पावर में दूसरी, अगर पावर में कोई दूसरी पार्टी आती है तो वो जो ऑपोजिशन की पार्टी है वो प्रो चाइना है। तो ऑब्वियसली बात है अगर प्रो चाइना पार्टी मालदीव्स में आएगी तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से इंडिया को ऐसे इस तरह से रिलेशंस बनाने हैं कि कोई भी सरकार आए, इंडिया के रिलेशंस कोर्डियल बने रहे मालदीव्स के साथ, एंड इवन गोज फॉर श्रीलंका। इसी वजह से आपने देखा होगा कि श्रीलंका में जब इकोनॉमिक इमरजेंसी आई थी तो इंडिया ने बढ़ चढ़ के मदद करी थी, इवन यूएसए ने भी उतनी ज्यादा मदद नहीं करी थी, सबसे पहले इंडिया से मदद आई थी। चाइना ने भी बहुत ज्यादा मदद नहीं करी थी, क्योंकि चाइना का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि भाई हम पैसा आपको दे रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं चुका पाओगे तो हम उस आपकी जो भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को काउंटर करना है। फिर चाइना का जो मिलिटराइजेशन का मूव है, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बताया, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बताया किस तरीके से श्रीलंका में, म्यांमार में, ठीक है, फिर आपका जिबूती में, इन सभी जगहों पे जो स्ट्रेटेजिक देश हैं, इन स्ट्रेटेजिक देशों में जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है वहां पे चाइना या तो अपना मिलिट्री बेस बना रहा है या अपना नेवल बेस बना रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि किस तरीके से भारत इन सभी देशों में जो चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है किस तरीके से रोक सकता है। और जो लास्ट चैलेंज है वो है आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड चैलेंज, क्योंकि भैया क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, rising sea level is a reality, coral reef degradation is a reality and marine pollution is also a reality। तो इन सभी मुद्दों पर सीरियसली लेना है, ठीक है, चाहे वो क्लाइमेट एक्शन की बात कर लो, चाहे वो राइजिंग सी लेवल की बात कर लो, मरीन पोल्यूशन की बात कर लो, क्योंकि अगर इन सारी चीजों को काउंटर नहीं किया जाएगा, इनको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इस पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए
ठीक है, आप चाहे जितना भी प्रेजेंस बना लो, नेचर से नहीं जीत सकते हो। ठीक है, नेचर से नहीं जीत सकते हो। इंडियन ओशन में किसी भी देश का बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस हो गया, पर इंडियन ओशन में ये आपका जो राइजिंग सी लेवल है, अगर इसका खतरा बढ़ने लग गया, तेजी से बढ़ने लग गया, तो किसी भी देश का कुछ भी प्रेजेंस हो, नेचर को नहीं हरा सकते हैं। तो इस मामले पे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए सभी देशों को, स्पेशली सुपर पावर्स, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, सबको एक साथ बैठना होगा, सबको एक साथ प्लान बनाना होगा और सबको एक साथ इस प्लान को इंप्लीमेंट करना होगा। तभी जो इंडियन ओशन है, यहां पे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, इसे रिजॉल्व किया जा सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर चैलेंजेस थे। इस इंडियन ओशन में किस तरीके से भारत में प्रेजेंस जो है वो होल्ड कर सकता है और आने वाले टाइम में किस तरह से बढ़ा सकता है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में समझा, क्यों जरूरी है देखा, थीम क्या है वो समझा, क्या मेजर आउटकम्स निकल के आए और क्या चैलेंजेस जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में खड़े हुए हैं भारत को इंडियन ओशन में अपने प्रेजेंस को बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट्स में पिन डाउन कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।